जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में सीएपीएफ में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं और वीडियो में आगे बढ़ने का तरीका आप जानते हो। पहले वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ये हमारी पेड बैच है सूरवीर के नाम से और काफ़ी फेमस है क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स भी हैं और इसके अलावा बहुत लोगों ने रिकमेंड भी करा है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं और इनमें टॉपिक वाइज PYQs NCERTs कवर्ड है। ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखो 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहे हैं आपसे करेक्ट ऑप्शन बताना है जो चेंजेस आए आर्टिकल 74(1) में 42nd अमेंडमेंट के कारण। तो ये तो आप जानती हो बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है ये 42nd। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको बताना है 74 में कौन सा चेंज आया। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का है वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ गया। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो ब्रीफ करे यानी बताएं प्रेसिडेंट को कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तीसरा ये कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेंगे अपने फंक्शंस को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्हें हेड करेंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर। चौथा ये कि प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू समन और प्रोरोग द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी वही है हाउसेज को बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। देखो हमें ये नहीं बताना क्या सही है, हमें ये बताना है कि कौन सा चेंज लाया गया, ठीक है, 42nd के थ्रू। अगर आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, 42nd में जो एग्जीक्यूटिव है उनकी पावर को बढ़ाया गया था, तो इस हिसाब से आप लॉजिक लगा करके सोचिए। और इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। जैसे अगर आप ये देखो तो इसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सा अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी मैटर को रिकन्सिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था। तो ये हमारी बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई है जैसा कि आप जानते हो। और इसमें जो आर्टिकल 74 है, देखो क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिनमें प्राइम मिनिस्टर हेड पे होंगे जो एड और एडवाइस करेंगे यानी सहायता करेंगे और सलाह भी देंगे प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओवरऑल, और इनके बेस पे ही इन फंक्शंस को एक्सरसाइज किया जाएगा। ये तो 42nd अमेंडमेंट के बाद है। यहाँ आप ध्यान से पढ़ो, देखो 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्सटेंशिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, यानी 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा था कि द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हीज और हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसमें यह बताया गया था कि हु में, ये प्रेजेंट तक है ना, उसके पहले ये था कि हु में एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो ये आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। डिस्क्रिशन मतलब अपने विवेक से, अपने अकॉर्डिंग ये एक्ट कर सकते थे प्रेजेंट। बट अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिन्हें हेड प्राइम मिनिस्टर करेंगे और एडवाइस करने का काम करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और इसके बेस पे हु सेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, यानी इस सलाह के बेस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे। जी 42nd अमेंडमेंट देखने को मिला। यानी पहले ये बात थी ना कि प्रेसिडेंट कुड थ्योरेटिकली डिसरिगार्ड एडवाइस एज वेल, है ना। हालांकि ये थ्योरी के बेस पे ये था, यूजुअली प्रेसिडेंट ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात के अकॉर्डिंग ही चलते थे, बट यहाँ पे ये बात ना पूरे तरीके से क्लियर कर दी गई। तो इसमें क्रूशियल वर्ड्स जोड़ दिए गए जिससे ये होता है कि लाइक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिकेम बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाद में क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई। पहले ये था कि यहाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ, 1976 से पहले ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे जो कि उनके डिस्क्रिशन पे होगा। बट अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि ये सारी बातें तो सही है, बट अब जो ये बात है ना वो डिस्क्रिशन नहीं है, वो एक तरीके से मैंडेटरी, क्योंकि इन्हीं के एक्ट के बेस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, इन्हीं के एडवाइस के बेस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। तो आसान है ये तो। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसका आंसर क्या है,
कौन सा अमेंडमेंट है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी मैटर को रिकंसिडरेशन, देखो यहाँ पे अगेन प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज हुई है, पहले डिक्रीज हुई थी। तो अगर आपको ये टसल पता होगा कि किस तरह से इमरजेंसी लगाया, उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होती है और हमारे संविधान में इतना बदलाव कर दिया जाता है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं 1976 में, और बाद में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है 1978 में, बहुत सारी चीज़ें रिवर्स कर दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाती हैं। और उसमें एक बात ये भी होती है कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल वगैरह आता है तो प्रेसिडेंट के हाथों में ये पावर होगी कि किसी भी मैटर को ये रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन डी 44th। अगर ये आपको क्लैरिटी है ना दोनों गवर्नमेंट के बीच की, तो आप ऐसे सवाल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि आपको बताना है कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। पहला कह रहे हैं ये ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं सारे एक्सपेंडिचर को जो कंसोलिडेटेड फंड के हैं। दूसरा ये कि कंट्रोल करते हैं। देखो हमेशा सवाल ध्यान से पढ़ना, पहला आपको ध्यान देना है किस पे, करेक्ट या इनकरेक्ट पे। दूसरा ध्यान देना है स्टेटमेंट्स के वर्ड्स पे, बारीकियों पे कि कहाँ पे कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स के बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि वो स्टेटमेंट को कितना गंभीर, कितना सीवियर बना रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसे निकल रहे हैं, संचित निधि से जो पैसे निकल रहे हैं, उनको उनके इशू और रिसीट ऑफ मनी इसे कंट्रोल करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। तीसरा ये कि ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ऑन एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे जितने भी बॉडीज़ के हैं जो सब्सटेंशियली फाइनेंस किए जाते हैं फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यू। करेक्ट ही बताना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कैग के ऊपर करे थे ईपीएफओ के एनालिसिस के टाइम पे। तो ये देखो आप, इन्होंने पूछा था कैग के बारे में ही कि रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज दिस टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टेट्स के अकाउंट का रिपोर्ट है वो गवर्नर पे प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि प्रेसिडेंट पे। तो फर्स्ट हो जाता है गलत, आप एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा। कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उन्हें रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। और तीसरी बात तो ये कि द फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स आर टू बी केप्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैग। तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच कैग का ऑफिस देखने को मिलता है, 148 से लेकर 151 तक। और 148 में एस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, ऑथ, कंडीशन एंड सर्विस, इन चीज़ों की बात है। 149 में ड्यूटीज़ और पावर्स क्या है कैग के, और 150 में वही अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट टू बी केप्ट इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कैग। यानी अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे, तो प्रेसिडेंट रखेंगे किसके बेस पे, कैग के एडवाइस के बेस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर 151 में जो कैग का रिपोर्ट है यूनियन स्टेट फाइनेंसेस में, ये पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सिंपल से आर्टिकल्स हैं। और कई बार अपॉइंटमेंट पूछ लेते हैं, तो देखो कैग को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। 6 साल या 65 साल जो भी पूरा हो उसके बेस पे ऑफिस होल्ड करेंगे और प्रेसिडेंट ही उनकी ओथ करवाएंगे। ये बातें ध्यान रख लेना। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज का जिस तरह से रिमूवल होता है उसी तरह से इन्हें हटाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट हटाएंगे और स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। 2 ही बेस लगेगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो ये इसका ओवरऑल अप्रोच है। और इंडिपेंडेंस है कैग को, क्योंकि देखो टेन्योर की इनकी सिक्योरिटी है और पे कंडीशन प्रिविलेजेस वगैरह इनके डिसएडवांटेज में नहीं लाए जा सकते। ऐसा नहीं कि मतलब लेट्स सपोज अगर 1 लाख सैलरी है तो वो घटाकर 80,000 हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज में नहीं आएंगे ये। और फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि ऑफिस इंडिपेंडेंट रहे। बस इतनी सी बातों के बेस पे आप देखो, ये इन्होंने पूछा था 2012 में कि कैग एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर कंट्रोल को। एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब कि पैसे कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल वाली बात नहीं है ना कैग के पास, ये ऑडिट करता है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। और 1 आप हटाओगे 2 हट जाते हैं। देन आप 4th चेक करो, ये कह रहे हैं ऑडिट और अकाउंटिंग से जब ये डील करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को, तो कैग के पास जुडिशियल पावर नहीं है ना। तभी तो कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में क्रिटिसिज्म देखने को मिल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर्स को लेकर, है ना। तो कैग के पास जुडिशियल पावर नहीं है, तो 4th भी गलत है। और इसलिए कहते हैं ना कि ये कंट्रोलर ऑडिटर में क्या ये कंट्रोल कर रहा है, नहीं, मोस्टली ऑडिटर का ही काम है ये। तो इस हिसाब से ये डिफरेंस आ जाता है ब्रिटेन के कैग में और इंडियनाइज्ड वर्जन के कैग में। और इसके बाद कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है कैग के रिपोर्ट का, उनका इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं, ताकि जिन्होंने भी लॉ को वायलेट करा है पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने में, उनके खिलाफ।
और कैग का जो रिपोर्ट है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर, इन्हें डिस्कस किया जा सकता है बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर ये देखो एमपीएससी में पूछा था इन्होंने कि ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेजेंट। नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेजेंट का मतलब क्या, प्रेजेंट अपनी मर्जी से जब चाहे हटा सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कैग के केस में, ये अटॉर्नी जनरल के केस में सही है। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट, बट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ना, इनको प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और इसका कह रहा है सेम सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज, सही है। और ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं बिफोर द चीफ जस्टिस, नहीं बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चौथा कह रहा है ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। ये तो गलत हो गया ना, तो इस हिसाब से सारा गलत है, बस बी सही है। फिर ये देखो एक ही चीज़ वो घुमा फिरा कर बार बार पूछते हैं, सीडीएस में देखो उन्होंने पूछा था वही 6 साल और 65 साल वाला, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड है, ऑब्वियसली आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच ये देखने को मिलता है। देन इसके बाद आप देखो क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, और जिन्हें अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं, इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये सब गलत है, प्रेसिडेंट अपने बेस पे ही अपॉइंट करते हैं, तो कंसल्टेशन वाली बात गलत है। और चौथा कह रहा है कैन बी डूड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन एड्रेस ऑफ फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, और ये ग्राउंड क्या रहेगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूवल प्रोसेस है। देन फिर ये देखो CAPF वाला, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था उस टाइम पे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड यहाँ पे गलत है, कंट्रोल कहाँ करता है। तो ये आप अगर सिविल सर्विस का क्वेश्चन करके देखो, एक्सचेकर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि कैग के पास कंट्रोल नहीं है, पैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे इसे वो रोक नहीं सकता, उन्हें ऑडिट करने का काम करता है। दैट्स द क्लियर डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या है, सेकेंड उड़ा दो आप, क्योंकि कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, और पहला और तीसरा सही है। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस के अच्छे से, ऐसे सवाल आपको हर पेपर में दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमिटी के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, और ये कमिटी पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। पहला कह रहे हैं बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा GV राव और चौथा LM सिंघवी कमेटी। तो पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और पंचायती राज, क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद मंडल पंचायत, और चौथा है क्रिएशन ऑफ जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत। और ये आपके ऑप्शंस हैं, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप पूरा सवाल पढ़ सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो बात कुछ ऐसी है ना कि जब हम पंचायत के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, है ना। इवोल्यूशन ऑफ पंचायत, पहली चीज़ ये कि मेजर रिकमेंडेशन की जब बात करते हैं, सबसे पहले हमें बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम देखने को मिलता है। बलवंत राय मेहता कमेटी का ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1957 की बात है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, कई बार लोग सोचते हैं कि ये पहली ही कमेटी थी पंचायत के देखने को मिली, तो ऐसा नहीं है। एक और कमेटी थी ना 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, राइट, और ये बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है। तो जो वर्किंग थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की, और ये 1952 में आती है, ये 53 में, तो इनका किस तरह से वर्किंग रहा, इन चीज़ों के स्टडी के लिए, इन चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आती है। 1957 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, रिपोर्ट सबमिट करती हैं, और जो स्कीम का नाम रहता है वो होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है इनमें, पहली चीज़ तो यही है कि 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम है, ये नाम ध्यान रखना। 3 टियर पंचायती राज, ये तो पता ही होगा आपको, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, विलेज लेवल हो गए, और पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो कि विलेज के लेवल पे है, देन पंचायत समिति है जो कि ब्लॉक लेवल पे थी, एंड देन जिला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आप देखो तो यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। इनके मेजर रिकमेंडेशन यही थे 3 टियर वाले, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं फॉर विलेज पंचायत, और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ये ओवरऑल इनके रिकमेंडेशन थे। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जो नाम आता है वो है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब आती है, 1977 में।
तो ये इनका पहला टाइम पीरियड 57 का, देन 77 यानी 20 साल के बाद अशोक मेहता कमेटी आती है। और ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी है और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, करीब 132 रिकमेंडेशन थे इनके। बट जो मेजर रिकमेंडेशन था वो यही था, जो मेजर रिकमेंडेशन था वो ये था कि ये बात करते हैं 3 टियर नहीं बल्कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। और इन 2 टियर्स में जिला परिषद होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत होंगे जो ग्रुप ऑफ विलेजेस को कंसिस्ट करेगा। तो यही पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि बताइए 2 टियर के रिकमेंडेशन की बात कौन करते हैं। तो जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड देन मंडल पंचायत जो कि ग्रुप है विलेजेस का, ये इनके रिकमेंडेशन की बात करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का। समझ आ गई बात। और इसके बाद थर्ड में आप देखो तो हनुमंत राव कमेटी हो गए, GVK राव कमेटी, इनके भी कुछ मेजर रिकमेंडेशन हैं। जैसे अगर हनुमंत राव कमेटी की बात करें तो 1984 में आती हैं और ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज की बात करते हैं, है ना, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज। देन GVK राव कमेटी है। GVK राव कमेटी 1985 में आती है और ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स को एग्जामिन करना। इनके रिकमेंडेशन में क्या है तो जिला परिषद की बात करते हैं कि ये मेन इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, जिला परिषद ही प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए फॉर द मैनेजमेंट। तो ये जिला परिषद की बात करते हैं कि जिला परिषद जो है ये मेजर होना चाहिए, ये प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए। और इसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट को क्रिएट करने को कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या कमिश्नर, नॉट ऑफिसर, आई एम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये एक पोस्ट है और इसी के क्रिएशन को ये रिकमेंडेशन करते हैं। और इसी के साथ ही रेगुलर इलेक्शन की बात करते हैं। देन LM सिंघवी कमेटी है। LM सिंघवी का नाम बहुत फेमस है इस वजह से क्योंकि ये ना मेजरली यही कहते हैं कि एक कौन से पेपर तैयार हो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिवाइटलाइजेशन की बात करे। और सबसे जो मेजर बात है जो आपसे अक्सर पूछेंगे ये LM सिंघवी के बारे में, वो ये कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और ये ओबीसी 3 टियर की बात करते हैं और जिला परिषद फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फिक्स टेन्योर कह देते हैं, फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का। और स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह भी रिकमेंड करते हैं। देन गाडगिल कमेटी, आप जानते हो गाडगिल कमेटी के बारे में, ये 1988 में आती है, ये भी नाम याद रखना। और कई बार वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि कौन से पहले आई कौन सी बाद में, कई बार ईयर के साथ मैच करने को दे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं, 3 टियर की बात करते हैं, 5 साल के फिक्स टेन्योर की बात करते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, सीट्स के रिजर्वेशन, इन चीज़ों के बारे में ये ओवरऑल डिस्कस करते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में है। देन इसके अशोक मेहता, GVK राव और LM सिंघवी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने अभी पढ़ा LM सिंघवी के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं। तो D1 के साथ जाएगा, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। देन इसके बाद आपको चेक करना है अशोक मेहता। तो अशोक मेहता कमेटी हमने पढ़ा, ये 2 टियर के रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि 3 टियर नहीं बल्कि 2 टियर होना चाहिए, और जिनमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल हैं। तो B3 के साथ है, यानी देखो ये भी हट गया, सो आंसर इकलौता बचा ऑप्शन ए। बलवंत राय मेहता कमेटी, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यानी 3 टियर की बात कर रहे हैं। ये 3 टियर की बात करें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और अब कौन सा बचा, GVK राव कमेटी। तो GVK राव कमेटी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। वैसे ही हमने बैच में पढ़ा, बट मैंने आपको सारा दोबारा रिवाइज करवा दिया। सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज़ की बात हनुमंत राव कमेटी एंड GVK राव में आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पोस्ट को ये क्रिएट करने की रिकमेंडेशन देते हैं।
सो आई गेस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। देखो पहले ही कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, हम हर तरह के पेपर कवर करते हैं, स्टेट पीसीएस भी बहुत डिटेल वे में कवर रहता है और इसका फ़ायदा यही है कि ऐसे सवाल भी टैकल हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कमेटी ने बात करी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, तो आंसर क्या होगा LM सिंघवी। ठीक है, LM सिंघवी याद रखना। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो आपने पढ़नी है और सवाल आपके हो जाएंगे। तो देखो ये इन्होंने पूछा था JKPCS में कि पंचायती राज सिस्टम से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई है, तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी। संथानम कमेटी नहीं है, संथानम कमेटी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है। देन ये देखो इन्होंने पूछा दांतेवाला कमेटी, देन GVK राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, संथानम कमेटी। तो आप समझ ही गए होगा इसका आंसर क्या, संथानम कमेटी पंचायती राज की बात नहीं करता। तो मतलब ये UPPCS वाले सवाल भी JKPCS में रिपीट हो जाता है, सब कुछ ये पूरा रिपीटेशन का वेब है। देन ये देखो सेंट्रल विजिलेंस के बारे में था, और ये वाली कि कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को इंक्वायर करने की बात है, झारखंड PCS में पूछा गया रिसेंटली, सारे रिसेंट के सवाल हैं। तो LM सिंघवी, GVK राव है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया 57, 77। देन हनुमंत राव कमेटी है, उसके बाद GVK राव कमेटी, LM सिंघवी है, फिर सरकारिया कमीशन PK ठंगन है, और हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। ये देखो कई बार ऐसे क्रोनोलॉजिकली पूछ लेते हैं कि कौन पहला है, तो हमें पता बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता 77 में, देन GVK राव 85 में, और LM सिंघवी 86 में। तो आंसर इज C। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं, हमें आइडिया भी लग रहा है कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ कमेटी के ऊपर है, पंचायत के ऊपर अपने आप में 150 सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अलग से ही वीडियो हम कवर कर लेंगे, और जो हमने बैच में कवर भी करा है। नेक्स्ट देखो इसमें नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तीसरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, चौथा ऑल कोर्ट इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहली चीज नोट पे फोकस करना है। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो चौथा कह रहे हैं ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, क्या हाई कोर्ट ही है? तो इसमें रीजनिंग के बेस पे भी एलिमिनेशन लग रहा है, बट एलिमिनेशन लगाने की नीड ही नहीं है, हमने डायरेक्ट पढ़ा है। ये देखो UPPCS में पूछा गया था, ये पेपर हमने डिटेल में कवर करा है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो आंसर इसका D होगा, दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। देन आप देखो CAPF 2021 में पूछा था कि कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के पास भी है, और वो है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी है। तो यहाँ पे पहला सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी सही है। हमसे इन्होंने गलत पूछा, सो आंसर इज C। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है ऐसे सवालों को। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा कोर्ट है जिनमें जो एक्ट और प्रोसीडिंग है ये रिकॉर्ड की जाती हैं फॉर परपेचुअल मेमोरी, है ना। और ये रिकॉर्ड इनकन्वर्टिबल होता है, मतलब इन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। और इसी के बेस पे हम देखते हैं कि इनके पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ आ रहा है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि इनमें जो एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। और इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इनके पास ये भी पावर है कि ये पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है अंडर आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और हाई कोर्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये पावर है अंडर आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में ये भी कहा गया है कि एवरी हाई कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और इस तरह से आंसर क्या है? आंसर इसका यही है ना, हाँ आंसर इसका C है। ऑल राइट, सो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कवर हो गए पॉलिटी के। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप CDS या CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए बैच की डिटेल्स हैं और ये नंबर्स हैं। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।